हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे गैल्वेनिक सेल। क्या डिस्कस कर रहे थे? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमने सिर्फ कल ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में और हमारी जो मेटल रोड है या इलेक्ट्रोड के बीच में जनरेट हो, उसी को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला था। ठीक है, तो moving forward to galvanic cell। आज हम पढ़ेंगे कि गैल्वेनिक सेल में कितने पार्ट्स होते हैं। गैल्वेनिक सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक होता है रिडक्शन हाफ सेल और एक होता है सॉल्ट ब्रिज। इन तीनों को हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगा? जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, क्या होगा? जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहीं पे हम उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसी को हम बोलने वाले हैं क्या? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, मान लो ये हमारा बीकर है, ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो फिल कर दिया है। इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया है और इसमें हमने एक रॉड लगा दी है। ये हमने क्या लगाई है? रॉड लगाई है। किसकी? मेटल की। एक हमने मेटल की रॉड लगा दी है। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो ये मेटल की रॉड है, इसकी टेंडेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन की। तो क्या होगा? जो हमारा मेटल है वो किस में कन्वर्ट होगा? Mn+ में, प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि मेटल ने ऑक्सीडेशन किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से N+ में गई है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब होगा, मेटल के जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन में जाके Mn+ बनाने वाले हैं। Mn+ जो मेटल है वो जाने वाला है और इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इन दिस हाफ सेल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है? इन दिस हाफ सेल oxidation takes place and a potential is developed between electrode या मेटल रोड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एक पोटेंशियल डेवलप हुआ है किसके बीच में? इलेक्ट्रोड, मेटल रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमारा जो पोटेंशियल होगा E, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऑक्सीडेशन से रिप्रेजेंट करूंगी या रिडक्शन से रिप्रेजेंट करूंगी? फटाफट से बताएंगे कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से। देखो, स्टैंडर्ड जो हमने माना था वो हमारा था क्या? रिडक्शन। जो स्टैंडर्ड हमने माना था हमारा वो था रिडक्शन, पर यहाँ पे हम इसको मानेंगे
M से हमारा मेटल कहाँ गया है, Mn प्लस में। तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। क्या होगा, इस सेल का हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, अभी ये तो था हमारा सिंपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पर अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब जब हमारे यहाँ टेम्परेचर जो हो वो कितना हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर, कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर। तो उस केस में जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नोड एम Mn प्लस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और एक चीज़ और हमें यहाँ पे बताना चाहूँगी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होने वाला है, माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होने वाला है, माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मींस अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, उसका साइन चेंज कर दूंगी। क्या करूँगी, उसका सिर्फ साइन चेंज कर दूंगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। हमने यहाँ पे देखा कि ऐसा हाफ सेल जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। आया समझ में? अब दूसरा पार्ट होता है हमारा गैल्वेनिक सेल का, वो होता है रिडक्शन हाफ सेल। क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, ऐसा जहाँ पे ऐसा हाफ सेल जहाँ पे क्या हो रहा हो, क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। जैसे ये हमने लिया बीकर, ठीक है, इसमें हमने फिल किया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, और इसमें हमने पुट की रॉड, ठीक है, ये हमने इसमें रॉड पुट कर दी। अब क्या होगा कि क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ब्रेक होगा आयंस में। तो यहाँ पे भी आयंस होने वाले हैं मेरे पास Mn प्लस के, यहाँ पे क्या होने वाले हैं, आयंस होने वाले हैं Mn प्लस के। तो ये Mn प्लस के आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेंगे, मेटल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, Mn प्लस जो है वो n इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा, मेटल बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है, मेटल बनाने वाला है। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, n प्लस से 0 में आए हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। तो ऐसा हाफ सेल जहाँ पे क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। तो क्या लिखेंगे, द हाफ सेल in which reduction takes place, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। पहली चीज
यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो किसके बीच में होगा, वो रॉड और किसके बीच में होगा, हमारे सॉल्यूशन के बीच में। तो लिखेंगे द potential difference generated between इलेक्ट्रोड या मेटल रोड एंड electrolytic solution is called, क्या बोलेंगे उसको हम, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, अब कैसे डिनोट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल को, कैसे डिनोट करने वाले रिडक्शन पोटेंशियल को, ये देखेंगे। तो हमारा जो ई है, जो पोटेंशियल है, वो क्या हो रहा है, मेटल जो है Mn प्लस से किस में जा रहा है, M में। तो ये हमारा होगा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। पूरा लिख देती हूँ, ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और अगर हमारा टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो इलेक्ट्रोलाइट की, 1 मोलर, तो हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वही क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो SRP, जो RP है वो क्या हो जाएगा, SRP। कैसे नोट करेंगे उसको, E नोड M N प्लस से M। कैसे नोट करेंगे, E नोड M प्लस से, नोड जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रही है क्या, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे हमारा तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, तो वो है हमारा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। थर्ड जो है हमारा, वो है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो सॉल्ट ब्रिज जो है एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, इन विच इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज फिल्ड। जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है वो क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, देखना ऐसे, यूट्यूब, वो यूट्यूब वाला नहीं, यूट्यूब यू शेप की जो है वो ट्यूब होती है। ठीक है, इस टाइप की एक ट्यूब होती है ना, क्या होती है, ग्लास की ट्यूब बनी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, यू जो है ना वो इन्वर्टेड है, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ inverted U tube. It is a inverted U tube in which electrolytic paste इज, इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट जो होता है वो फिल्ड होता है, और वो जो पेस्ट है वो किससे बना हुआ होता है, वो किससे बना होता है, अगार से। पेस्ट इज फिल्ड विच इज मेड बाय मिक्सिंग
which is made by mixing hot concentrated salt with agar agar जेली। अगार अगार जो होती है वो क्या होती है, एक जेली होती है। उसके साथ कैसा होता है, हमारा जो सॉल्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट, फॉर एग्जांपल KNO3 हो गया, NH4NO3 हो गया, ये जो सॉल्ट्स हैं इनका एक पेस्ट बना के किसके साथ, अगार अगार के साथ पेस्ट बना के इस यू ट्यूब में क्या कहा जाता है, फिल किया जाता है। क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। और यहाँ पे इसके जो माउथ पे है यहाँ पे क्या लगाई जाती है, कॉटन लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, कॉटन, ताकि ये सॉल्ट जो है वो सॉल्यूशन में ना गिर जाए, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, कॉटन लगा देते हैं। ठीक है, अब जो हमारी ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये जो है ना, ये हमारा पहला जो इसका फंक्शन है वो क्या होता है, लिखेंगे फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। उसमें जो पहला फंक्शन है वो क्या है, ये हमारा इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज जो है वो हमारा क्या करता है, इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है। तो लिखेंगे इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट। इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट, ये हमारा इंटरनल सर्किट जो है उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये क्या है, इट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी। इट मेंटेन्स, अभी सीखेंगे कि कैसे ये सॉल्ट ब्रिज वर्क करता है, पर एक बार के लिए लिखेंगे इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तीसरा जो है वो क्या है कि इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिखेंगे इफ salt bridge is not placed, then electrolytic solution of two half cell means oxidation half cell and reduction half cell, two half cell will directly come into contact, and due to charge difference at interference, a potential is generated
a potential is generated that is called liquid junction potential. लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक चीज़ समझेंगे कि अगर इसमें अगर हमने सॉल्ट ब्रिज ना लगाया, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज ना लगाया तो दोनों जो हाफ सेल्स होंगे उनका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो कांटेक्ट में आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो कांटेक्ट में आ गया तो क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल का पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस है, तो वहाँ पे जहाँ वो कांटेक्ट में आने वाले हैं वहाँ पे क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और उस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेशन की वजह से जो जनरेट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक और इसका फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का, वो फंक्शन ये है कि इट प्रिवेंट्स मैकेनिकल मिक्सिंग। इट प्रिवेंट्स मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की जो मैकेनिकल मिक्सिंग्स है उससे प्रिवेंट करता है। क्या, कौन प्रिवेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज। तो हमने यहाँ पे फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज देखे। पहला हमने देखा इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करता है और मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से भी बचाता है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि जो हम सॉल्ट लेने वाले हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट जो लेने वाले हैं वो कौन सा होगा, तो हमें वो सॉल्ट लेना है जिसमें कैटायन और एनायन की जो मोबिलिटी है वो क्या हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो। मोबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो, इक्वल हो। तो नोट डाल के लिखने वाले हैं हम कि इट शुड नोट डाल के लिखेंगे। जो हमारा पहला नोट है वो ये है कि the mobility of cation and anion, mobility of cation and anion should be approximately same. The mobility of cation and anion should be approximately same. ठीक है, या इक्वल, सेम और इक्वल। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखने वाले हैं हम इम्पोर्टेंट, क्या कि इफ एनी half cell contains Ag plus Pb plus और Hg2 प्लस, अगर हमारे पास ये आयंस हैं, तो हम ऐसा सॉल्ट नहीं ले सकते जिसमें क्या हो, हेलोजन जो हो, हमारे हेलोजन जो हो वो क्या हो, सॉल्ट में प्रेजेंट हो। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, Ag प्लस जो होगा वो AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा, Pb जो है वो PbCl2 का बना लेगा, HgCl2 का प्रेसिपिटेट बना लेगा, और प्रेसिपिटेट बना लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए अगर हमारा जो सेल है वो इन आयन से बना हुआ हो तो हमें हैलाइड जो है वो सॉल्ट में नहीं लेने हैं, किसके, सॉल्ट ब्रिज के सॉल्ट में नहीं लेने हैं। तो लिखेंगे देन KCl should not be taken, KCl
should not be taken in salt bridge. Otherwise there will be precipitation of AgCl, PbCl2 और HgCl2। तो इसलिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, स्पेशली क्या कि हमें हमारा जो सेल है, हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है, उसमें हमें KCl कब नहीं लेना है, जब हमारा जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसमें Ag+ हो, Pb+ हो या क्या हो Hg+2 हो। ये अगर आयंस प्रेजेंट है तो हम KCl जो है वो नहीं ले सकते। ठीक है, गॉट इट? क्या यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, हमने देखो अब तक जो पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है, जो कल की क्लास में हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कल की क्लास में। आज हमने पढ़ा कि हमारा जो गैल्वेनिक सेल है वो 3 पार्ट से मिलके बना है। पहला जो पार्ट था वो था हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, वो हमारा था ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऐसा हाफ सेल है जिसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ठीक है, दूसरा हमने देखा रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल वो है जहाँ पे क्या हो, रिडक्शन होगा। ठीक है, और तीसरा हमने देखा इम्पोर्टेंट क्या, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में ऐसा लग रहा होगा कि हमने बहुत सारी थ्योरी लिख दी है, बट ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ से आस्क्ड है ना। नीट में सॉल्ट ब्रिज से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि एक्चुअल में सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या क्या हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, और नहीं होगा तो हम अभी जो आगे डैनियल सेल को डिस्कस करने वाले हैं उससे काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाएगी, उससे काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डैनियल सेल। क्या है? डैनियल सेल। डैनियल सेल जो है वो हमारा गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल है। डैनियल सेल जो है वो क्या है, हमारा गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, मींस जो गैल्वेनिक सेल है वो एक क्लास है और जो डैनियल सेल है वो उस क्लास का क्या है, एग्जाम्पल है। बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं क्या कि डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल एक ही होता है क्या? नहीं, गैल्वेनिक सेल तो क्लास को हमने बोला है कि गैल्वेनिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और डैनियल सेल क्या है, उसका एक एग्जाम्पल है, किसका, गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल पढ़ने में देखो क्या करते हैं, 2 बीकर लेंगे, क्या करेंगे, 2 बीकर लेंगे। ठीक है, 2 बीकर लेंगे, दोनों में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालने वाले हैं। यहाँ पे हमने इस वाले में फिल किया है ZnSO4, इसमें फिल किया है ZnSO4। जिंक सल्फेट का हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, दूसरा हमने जो सेल लिया है, जो बीकर लिया है, उसमें हमने फिल किया है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है बच्चों? कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया है क्या, कॉपर सल्फेट। 2 अलग अलग बीकर लिए हैं, एक में मैंने फिल कर दिया ZnSO4, एक में मैंने फिल कर दिया
CuSO4। अब इसमें हम 2 रोड डालने वाले हैं। यहाँ पे हम एक रोड डालेंगे, ठीक है, और इधर भी एक रोड डालेंगे। ठीक है, 2 हमने क्या करी, रोड डाल दी। ये जो रोड थी ये मैंने ली किसकी, जिंक रोड। किसकी रोड ली, जिंक रोड ली। और ये वाली जो रोड ली है वो ये मैंने ली है क्या, कॉपर रोड। इधर ZnSO4 सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक रोड डाली, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें कॉपर रोड डाल दी। ठीक है, और इन दोनों रोड को मैंने कनेक्ट कर दिया है किससे, बल्ब से। एक तो लगाई है मैंने क्या की, और एक मैंने यहाँ लगाया है क्या, बल्ब। ठीक है, मैंने इन दोनों रोड को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, बल्ब और एक की लगाने। ठीक है, ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब क्या करना है, 2 बीकर लिए थे, ZnSO4 CuSO4, इसमें जिंक की रोड डाली, इसमें कॉपर की रोड डाली, दोनों को कनेक्ट कर दिया एक सर्किट से। ठीक है, क्या लगाया, यहाँ पे की लगा दी और एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही हम इस की को बंद करेंगे, जैसे ही हम इस की को बंद करेंगे, हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा जो जिंक था, अब ध्यान से समझेंगे मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पे ये जो जिंक था, इस मेटल रोड पे जिंक के क्या थे, एटम्स प्रेजेंट थे। अब जिंक की टेंडेंसी होती है क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो Zn जो होगा रोड पे वो क्या बनाएगा, Zn+2 बनाएगा। क्या बनाएगा, Zn+2 ऑक्सीडाइज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लीव करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लीव करेगा। तो Zn जो है उसने बनाया क्या, उसने बनाया Zn+2 आयंस। ठीक है, और साथ में क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लीव किए जो कहाँ रह गए, रोड पे रह गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लीव किए और वो कहाँ रह गए, रोड पे रह गए। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस वायर के थ्रू ट्रेवल करके कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे। तो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। और इस वाली रोड पे मेरे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, इस वाली रोड पे मेरे पास क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया है किसका, कॉपर सल्फेट का। किसका, कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पे जो मेरा सॉल्यूशन होगा इसमें कॉपर 2+ आयंस भी होंगे और सल्फेट आयंस भी होंगे। कॉपर 2+ जो है वो मेरा Cu+2 और SO4 2- में ब्रेक हो गया। अब क्या होगा, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज और इस पे रोड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होंगे, ये जो कॉपर है वो रोड पे जाएगा। वो क्या करेगा, रोड पे जाएगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जो Cu2+ है उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। तो क्या होगा, यहाँ पे रोड पे क्या हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। रोड पे क्या हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्या हुआ, जिंक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अच्छा, अब तुम पूछोगे कि मैम जिंक ने क्यों किए, उल्टा फिनोमेना भी तो हो सकता था कि कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो, 2 इलेक्ट्रॉन लीव करे और इधर आ जाए। हाँ, हो तो सकता था, पर हमने किसके साथ कनेक्ट किया है उस पर डिपेंड करता है। जिंक और कॉपर में अगर कंपेयर किया जाए तो जिंक की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की एज़ कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा, एक हमारे पास क्या है, सीरीज़ है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। वहाँ से हमें ये पता लगने वाला है कि कौन सा मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा मेटल जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, तब तक के लिए हमें इस एग्जाम्पल में ये ध्यान रखना है कि जिंक जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज ही होगा। जिंक जो है अगर कॉपर के साथ लगा दिया जाए तो जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा।
और अगर जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो Zn जो है वो क्या बनाएगा, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वायर में ट्रेवल करके क्या करा, बल्ब को ग्लो करा। बल्ब को ग्लो कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारी करंट किस तरफ मूव होगी, करंट किस तरफ मूव होगी, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होती है, करंट जो होती है वो क्या करती है, मूव करती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो मेरी करंट जो है वो इधर मूव करेगी, जिसको मैं I से डिनोट कर रही हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि हमारा जो यहाँ पे इस हाफ सेल में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लीव किए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए मींस कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो हमारा एनोड है वो कौन से चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज का। कौन से चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का। यहाँ तक समझ आया। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लीव करे, इलेक्ट्रॉन फ्लो किए वायर से और इधर आए, कॉपर ने ले लिया। तो इस वाले हाफ सेल में क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ। तो पहली चीज़, ये जो हमारा हाफ सेल है वो क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल। क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल। और वो वाला जो था वो क्या था, हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल था। ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, वो है रिडक्शन हाफ सेल। और जिस भी इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड। तो ये हमारा जो है वो क्या है, कैथोड है। ये डेफिनेशन बिल्कुल याद रखना। साइन भले ही चेंज हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक में, और यहाँ पे साइन जो हैं वो ऑपोजिट आने वाले हैं, पर एक चीज़ हमेशा सेम रहेगी। क्या कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैथोड। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए और कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। और अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हुआ, कम हुआ। नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो हम बोलेंगे कि इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ तक की मैकेनिज्म समझ में आ गई, क्या यहाँ तक की मैकेनिज्म समझ में आ गई क्या। अब क्या होगा कि जिंक ने, भाई साहब जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन छोड़े, यहाँ पे Zn+2 बना लिया, ठीक है। अब एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जिंक की जो टेंडेंसी, यहाँ पे जिंक जो है वो आयंस जो है वो बढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में। जिंक आयन जो है Zn+2 आयंस, वो उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। पहले हमने जो सॉल्यूशन लिया था वो क्या लिया था, ZnSO4 लिया था। क्या लिया था, ZnSO4 सॉल्यूशन लिया था। सही बात है कि नहीं। यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो क्या लिया है, ZnSO4। मीन्स हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी जिंक और सल्फेट आयंस पहले से प्रेजेंट थे। क्या थे, पहले से प्रेजेंट थे। Zn+2 SO4 -2 SO4 -2 पहले से प्रेजेंट थे। और जिंक की कंडीशन क्या होने, जिंक की कंसंट्रेशन और क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब क्या होगा, अगर जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन जो इसने छोड़े हैं ये इसको जाने नहीं देगा, ना, क्योंकि न्यूट्रलिटी तो जरूरी है। अब सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर यहाँ पे Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज के हैं, ये पॉजिटिव चार्ज के हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को मूव ही नहीं करने देंगे। और अगर मूव ही नहीं करने दिया तो हमारा बल्ब तो वापस से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉपर 2+ आयंस थे वो क्या बना रहे, कॉपर बना रहे। अगर कॉपर 2+ आयंस कॉपर बना रहे हैं तो क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन में क्या था, सल्फेट था, तो सल्फेट आयन जो है वो कम बढ़ने लग जाएंगे। अगर देखो शुरू में मान लो कि दो जो है
वो कॉपर प्लस है और SO4 2 माइनस है। दोनों जो कॉपर 2 प्लस थे उन्होंने कॉपर बना लिया, तो अभी क्या बचा, सल्फेट बच गया। मतलब ये जो सॉल्यूशन हो गया बचा, वो क्या बच गया, नेगेटिवली चार्ज बच गया। क्या बच गया, नेगेटिवली चार्ज। अगर ये नेगेटिवली चार्ज बच गया तो क्या होगा, बैलेंस गड़बड़ हो गई। क्या हो गया, बैलेंस गड़बड़ हो गया। तो अब इस जगह पे हमारा काम आने वाला क्या है, सॉल्ट ब्रिज। क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है वो अब काम आएगा। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो क्या होता है, बताया था, इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है। तो अब इन दोनों के बीच में हम क्या लगाने वाले हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाने वाले हैं। क्या लगाएंगे, ये हमने क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे सॉल्ट फील्ड है। मान लो इसमें हमने जो फील्ड किया है वो हमने किया है NH4NO3। NH4NO3 जो है वो हमने सॉल्ट फिल किया है। अब NH4NO3 जो है वो किस में ब्रेक होगा, देखना मैं इधर लिख रही हूँ। NH4NO3 जो है वो ब्रेक हो रहा है किस में, NH4 प्लस में और NO3 माइनस में। ऐसे ब्रेक होगा NH4 प्लस में और NO3 माइनस में। तो अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इनकी मोबिलिटी सेम है, मोबिलिटी मीन्स जो मूव करने की टेंडेंसी है वो क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या करेगा, यहाँ पे Zn+2 ज़्यादा थे। क्या थे, Zn+2 ज़्यादा थे। तो इसको अगर नेगेटिव कुछ मिल जाए चार्ज तो मज़ा आ जाएगा, इसका न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन हो जाएगी, है ना। फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो क्या होगा, NO3 जो है वो क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा। NO3 जो है वो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थे, सल्फेट आयन ज़्यादा थे। सल्फेट आयन ज़्यादा थे तो क्या चाहिए इसको, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो NH4 प्लस जो है वो इस तरफ मूव करेगा। ऐसे मूव नहीं करेगा, मीन्स यहाँ से मूव करेगा, है ना। कहाँ से मूव करेगा, सॉल्ट ब्रिज से ही मूव करने वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ Zn+2 ज़्यादा हो गए थे तो इसको न्यूट्रल करने कौन आ गया, NO3 माइनस आ गया। और यहाँ पे क्या थे, सल्फेट आयन ज़्यादा थे तो क्या हो गया, NH4 प्लस इसको न्यूट्रल करने आया। समझ गए। तो इससे क्या हुआ, हमारा सर्किट जो है कंप्लीट भी हो गया, पहली चीज़। और यहाँ पे जो न्यूट्रलिटी है सर्किट की वो भी क्या रह गई, मेंटेन रह गई। क्या रह गई, मेंटेन। समझ में आया क्या यहाँ तक। तो ये जो हमने देखा वो था डैनियल सेल की वर्किंग थी। क्या थी, डैनियल सेल की वर्किंग। समझ आ गया, एक बार फिर से रिपीट करूं, ये समझ आ गया। समझ आ गया। डैनियल सेल जो हमने समझा वो क्या था, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या था, कैसे सॉल्ट ब्रिज वर्क कर रहा है, कैसे हमारा डैनियल सेल वर्क कर रहा है। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, जल्दी से बताएं, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अगर यहाँ पे सब कुछ क्लियर है तो अब हम लिखेंगे सेल रिएक्शंस। अब हम लिखेंगे सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन यहाँ पे क्या हुई है, सेल रिएक्शन यहाँ पे क्या हुई है हम ये देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एट एनोड की। एनोड क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो एट एनोड पे क्या हुआ था, हमारा जिंक जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए थे। Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए थे। तो ये तो थी क्या, किसकी रिएक्शन, एनोड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, ठीक है। दूसरी बात करेंगे किसकी, कैथोड की। तो कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो देखेंगे रिडक्शन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस तो था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना लिया,
कॉपर बना लिया। क्या बना लिया? कॉपर बना लिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैथोड की रिएक्शन। अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगी? ओवरऑल रिएक्शन। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखना चाहूँ तो क्या होगी? जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों रिएक्शन को हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन हुई उसका क्या करेंगे? सम करेंगे। तभी क्या आएगी? हमारी ओवरऑल रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो देखो अगर इन दोनों को सम करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। एक है RHS में, एक है LHS में। बाकी जो रिएक्शन बची, इधर क्या बचा? जिंक। इधर क्या बचा? कॉपर 2+। इधर बचा जिंक, उधर बचा कॉपर 2+। क्या बनाने वाला है? यहाँ पे बना हमारा जिंक +2 प्लस कॉपर, जिंक +2 और कॉपर। तो ये हमारे इस डैनियल सेल की ओवरऑल रिएक्शन है। डैनियल सेल की ओवरऑल रिएक्शन है। आया समझ में? आ गया समझ में? चलो अब मुझे एक बात बताओ कि गैल्वेनिक सेल में क्या थे? गैल्वेनिक सेल में दो जो हमारे सर्किट बन रहे थे, एक था एक्सटर्नल सर्किट, एक था एक्सटर्नल सर्किट और एक है इंटरनल सर्किट। एक्सटर्नल जो सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट कौन सा? ये बाहर वाला जो हमने कनेक्ट किया है, एक्सटर्नल सर्किट उसी को बोलेंगे। और इंटरनल सर्किट क्या है? ये हमारी जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें क्या हो रहे हैं? आयंस फ्लो हो रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं क्या कि गैल्वेनिक सेल हैज 2 सर्किट्स, सर्किट्स। पहला है कौन सा? एक्सटर्नल सर्किट और दूसरा क्या है? इंटरनल सर्किट। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? एक्सटर्नल सर्किट की। अब मुझे बताओ कि एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो रहा था? कौन फ्लो हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे। क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे। और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रही थी? करंट प्रोड्यूस हो रही थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होने की डायरेक्शन क्या थी? एनोड टू कैथोड। और इलेक्ट्रॉन जो है एनोड टू कैथोड मूव कर रहे थे, तो करंट क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगी? कैथोड टू एनोड। तो हम लिखेंगे क्या कि एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या था? एनोड टू कैथोड। और करंट का जो फ्लो है वो कहाँ से होगी? कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड। ठीक है, पहली बात ये किसकी कर ली हमने? एक्सटर्नल सर्किट की। अब इंटरनल सर्किट जो था वो क्या था? सॉल्ट ब्रिज था। और उसमें क्या हो रहा था? इंटरनल सर्किट जो है वो क्या है? हमारा सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे जो फ्लो ऑफ करंट है वो किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से। फ्लो ऑफ करंट जो है वो किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो कैसे होगी? एनोड टू कैथोड। अगर एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होगी तभी तो हमारा सर्किट क्या है? कंप्लीट होगा। तो इसीलिए एनोड टू कैथोड जो है वो हमारे क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है इंटरनल सर्किट में। तो क्वेश्चन आ सकता है, एम्स में पूछा गया है कि जो करंट है वो किधर से किधर फ्लो होती है? किसमें? गैल्वेनिक सेल में। तो अपन बता देंगे किधर से किधर होती है? कैथोड टू एनोड। आया समझ में? क्या यहाँ तक समझ में आ गया?
नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सेल रिप्रेजेंटेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो जब सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ बेसिक रूल्स हमें ध्यान रखने होते हैं। पहले मैं वो रूल्स लिख देती हूँ, फिर हम हमारे डैनियल सेल के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। तो पहला जो रूल है वो है कि सॉल्ट ब्रिज इज प्रेजेंट इन द मिडल and denoted by, दो जो लंबी लाइन है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में हम क्या लिखते हैं, एनोड। अच्छा, यहाँ पे जो एनोड है वो किस तरफ है, लेफ्ट, और कैथोड है वो किस तरफ है, राइट। तो वैसे ही हम क्या लिखेंगे, सॉल्ट ब्रिज में जो एनोड है उसको हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ सॉल्ट ब्रिज, और जो कैथोड है उसको कहाँ लिखेंगे, राइट साइड ऑफ सॉल्ट ब्रिज, राइट साइड ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। तीसरा कि सेम फेज अगर है, सेम phases are separated by कॉमा, सेम फेज अगर है तो हम उसको किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से, और एंड डिफरेंट फेज जो होंगे आर सेपरेटेड बाय सिंगल लाइन। सिंगल लाइन जो है, जैसे वहाँ सॉल्ट ब्रिज में डबल लाइन थी, वैसे यहाँ पे सिंगल लाइन है, उससे हम अलग करेंगे किसको, डिफरेंट फेज को। ठीक है। प्लेटिनम वायर जो है, प्लेटिनम वायर जो है हम वो यूज़ करेंगे कब, जब क्या होगा, प्लेटिनम वायर किसके लिए यूज़ करेंगे, जब हमारी गैस प्रोड्यूस हो रही होगी, है ना। तो प्लेटिनम वायर विल बी यूज एट एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है। लास्ट फिफ्थ क्या, कि हमारा अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन या प्रेशर मेंशन्ड है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में। concentration and pressure of electrolytes are mentioned below them, mentioned below them। तो ये चीज़ें 5 पॉइंट हमें ध्यान रखनी है, किसके लिए, जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। सेल रिप्रेजेंटेशन में पहली चीज़ जो हम ध्यान रखने वाले हैं वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज जो है उसको मिडल में लिखेंगे। ठीक है। दूसरा क्या, एनोड जो है वो लेफ्ट साइड होगा, कैथोड जो है वो राइट साइड होगा। सेम फेजेस को हम सेपरेट करेंगे कॉमा से, और डिफरेंट फेज जो होंगे उसको हम सेपरेट करेंगे किससे, एक सिंगल लाइन से। प्लेटिनम वायर जो है वो क्या होंगे, एक्सट्रीम एंड पे प्रेजेंट होंगे, और कंसंट्रेशन एंड प्रेशर जो है वो क्या होंगी, हम किस में मेंशन करेंगे, ब्रैकेट में, और कहाँ पे, उनके नीचे। ठीक है। तो अब एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अगर हाफ सेल है, लिखेंगे पहले
रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो जिंक है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, Zn+2 इलेक्ट्रॉन में। अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगी, देखो यहाँ क्योंकि हाफ सेल है तो हमें सॉल्ट ब्रिज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। किस में हो रहा है, Zn+2 में। तो ये क्या होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, ये क्या होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। एक और एग्जांपल कि अगर हमारा क्या हो, H2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो, 2H++2 इलेक्ट्रॉन। H2 जो है वो 2H++2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो गैस है, तो यहाँ पे एक सरफेस चाहिए होगा, वो है प्लेटिनम वायर लिख लिया। उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, H+ में। ये क्या होगा, गैस फेज होगा, ये हमारा होगा एक्वस फेज। तो इसीलिए इन दोनों को हमने सेपरेट किससे किया, एक सॉलिड लाइन से सेपरेट किया है। आया समझ में, आ गया क्या समझ में? अच्छा, अगर रिडक्शन की बात करें तो मान लो हमारा जो कॉपर 2+ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर 2+ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो इसका कैसे लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे क्या, आयन, कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, रिडक्शन को। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल Fe+3+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2। अगर ऐसा है तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे, देखो Fe+3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ये भी क्या होने वाला है, एक्वस, और ये भी क्या होने वाला है, एक्वस, क्योंकि आयंस है, और अगर आयंस है तो सॉल्यूशन में होंगे, एक्वस फेज होगा। तो Fe+3 दोनों का फेज क्या हो गया, सेम हो गया। तो Fe+3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 में, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनम वायर। आया समझ में? तो ऐसे हम करते हैं किसकी, हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन, अब हम बात करते हैं किसकी, फुल सेल की, मतलब पूरे सेल की, ठीक है। तो राइटिंग सेल नोटेशंस, राइटिंग सेल रिप्रेजेंटेशन। जो पहला सेल हम ले रहे हैं वो अभी हमने डिस्कस किया है, क्या, डेनियल सेल। तो पहला जो हम सेल ले रहे हैं वो डेनियल सेल ही ले रहे हैं। डेनियल सेल में क्या रिएक्शन थी, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स Zn+2 प्लस कॉपर। क्या यही आया था, ठीक है। यही हमारी क्या थी, सेल रिएक्शन थी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्ट ब्रिज लिख लिया। सॉल्ट ब्रिज के इस साइड हमें क्या लिखना है, एनोड, और इस तरफ हमें क्या लिखना है, कैथोड। क्या लिखना है, एनोड और कैथोड। अच्छा, एनोड, अच्छा इनका फेज लिखते हैं। जिंक क्या था, सॉलिड था, ये हमारा क्या था, एक्वस, ये हमारा एक्वस, और ये क्या था, कॉपर सॉलिड, ठीक है। अब एनोड अगर हम इधर लिख रहे हैं तो एनोड में जो जिंक था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 में। जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। क्योंकि दोनों की फेजेस अलग हैं। जिंक जो है वो क्या है, सॉलिड, और Zn+2 जो है वो क्या है, एक्वस। तो इनके बीच में एक सॉलिड लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। इधर क्या है, कॉपर 2+ जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। फर्दर इनके भी क्या है, फेज अलग है, तो हम इसको भी सॉलिड लाइन से डिफरेंशिएट करेंगे। आया समझ में? तो ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी है, डेनियल सेल की। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सॉल्ट ब्रिज है उसके आसपास हमेशा क्या आते हैं, आयंस आते हैं। क्या लिखना होता है,
सॉल्ट ब्रिज के पास में हमेशा हमें आयंस लिखने होते हैं, आयंस, ठीक है। इस तरफ हम हमेशा लिखेंगे एनोड वाले, इधर हम लिखेंगे कैथोड वाले, ठीक है। दोनों का अगर फेज सेम है तो हम कॉमा से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और दोनों के अगर फेज अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आया समझ में? तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन थी किसकी, डैनियल सेल की, ठीक है। एक और रिएक्शन लेते हैं, Ag प्लस Cl2 गिव्स Ag प्लस 2Cl माइनस। ये अगर एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक सेल की रिएक्शन है, क्या है, सेल रिएक्शन है, तो हमें लिखना है क्या, हमें लिखना है इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। बीच में हम लिखने वाले हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज, इस तरफ हम लिखेंगे क्या, एनोड, और इस तरफ लिखेंगे कैथोड, ठीक है। अब एनोड पे क्या हुआ, Ag जो था, Ag क्या होगा, सॉलिड, Cl2 क्या होने वाली है, गैस, Ag प्लस एक्वस, और Cl ये भी क्या होगा, एक्वस, ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे, कैथोड पे, एनोड पे क्या रिएक्शन हुई होगी, Ag जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, Ag प्लस में, ऑक्सीडेशन होगा। आयन जो है हमेशा सॉल्ट ब्रिज के पास लिखेंगे, तो ये लिखा Ag प्लस, और किस में, अच्छा यहाँ था सॉलिड, वहाँ था एक्वस, तो कोमा से नहीं, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्लैश से, एक सिंगल लाइन से। तो Ag जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Ag प्लस में। आया समझ में? ये तो था हमारा ऑक्सीडेशन। इस तरफ लिखेंगे कैथोड वाला, मतलब रिडक्शन, मतलब रिडक्शन। अब क्या हुआ है, Cl2 जो था वो किस में हुआ है, Cl नेगेटिव में, Cl2 जो है वो Cl नेगेटिव में। सॉल्ट ब्रिज के पास में क्या लिखने वाले हैं, आयन, आयन क्या है यहाँ पे, Cl नेगेटिव, क्या है, Cl नेगेटिव। और दूसरा क्या बचा, ये गैस था, ये एक्वस था, तो सॉलिड लाइन से डिफरेंशिएट करेंगे और क्या लिखेंगे, Cl2, ठीक है। अब क्योंकि ये Cl2 गैस है तो हमें प्लेटिनम वायर भी मेंशन करना होगा। आया समझ में? तो ये है सेल रिप्रेजेंटेशन इस रिएक्शन की। एक और देखें, एक और देखें, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल Fe प्लस 2 प्लस Cl2 गिव्स Fe प्लस 3 प्लस 2 Cl नेगेटिव। ये हमें रिएक्शन दी हुई है और इसके हमें लिखनी है क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखनी है, सेल रिप्रेजेंटेशन। कैसे लिखेंगे, बीच में ड्रॉ करेंगे क्या, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इस तरफ लिखना है क्या, एनोड का, मीन्स ऑक्सीडेशन वाली, और इधर लिखना है क्या, कैथोड, ठीक है। इधर लिख लिया हमने एनोड और उधर लिख लिया क्या, कैथोड, ठीक है। अब एनोड जो लिखा है यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड में मीन्स ऑक्सीडेशन, Fe2 प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe प्लस 3 में। Fe2 प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe प्लस 3 में। दोनों आयन्स है, इसका स्टेट होगा एक्वस, इसका होगा गैस, इसका होने वाला है एक्वस और इसका भी होने वाला है एक्वस, ठीक है। तो आयन्स लिखेंगे क्या, Fe2 प्लस जो है Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉल्ट ब्रिज के पास में क्या लिखेंगे, जो प्रोडक्ट है मेन, मीन्स जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो वाला आयन। अब दोनों का सेम फेज है तो क्या लिखेंगे, कोमा, और यहाँ लगाएंगे क्या, Fe प्लस 2, Fe प्लस 2 और Fe प्लस 3। आया समझ में? और क्योंकि दोनों आयन्स हैं तो यहाँ पे प्लेटिनम वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये तो हमने क्या लिखा, एनोड वाला ऑक्सीडेशन हाफ लिख लिया, ठीक है। रिडक्शन हाफ लिखना है, क्या होगा, Cl2 जो है वो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, जैसा ऊपर हुआ वैसा ही सेम लिखना है। Cl2 जो है वो Cl में नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज के पास क्या लिखने वाले हैं, आयन, सॉल्ट ब्रिज के पास क्या लिखने वाले हैं, आयन। Cl नेगेटिव का जो फेज था वो था एक्वस, Cl2 का जो फेज है वो है गैस, दोनों का अलग अलग फेज हो गया तो
Cl2 ऐसे लिखूंगी, ठीक है। और क्योंकि Cl2 जो है वो क्या है, गैस है, तो यहाँ पे प्लेटिनम वायर भी मेंशन करेंगे। आया समझ में, आ गया क्या समझ में? तो ऐसे हम करने वाले हैं क्या, सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे वैसे, आ गया समझ? आ गया समझ? ठीक है। तो ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है क्या, सेल को। कि बार बार सेल की रिएक्शन नहीं लिखते हैं, एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा, यहाँ से समझना है अपने को कि इधर लिखा हुआ है वो क्या है, एनोड, उधर लिखा हुआ है वो है कैथोड। ये वाले हैं कौन से, ऑक्सीडेशन हुआ होगा इधर, इधर हुआ होगा रिडक्शन। और इससे हमें सेल रिएक्शन बनाना आनी चाहिए, इससे हमें सेल रिएक्शन बनाना आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो हमें मिलेगा वो सेल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ से अगर ये समझ में अच्छे से आया होगा तो ही हम इसकी सेल रिएक्शन बना पाएंगे। आया समझ में? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है डैनियल सेल का ही, वो हम पढ़ रहे हैं क्या, वो हम पढ़ रहे हैं क्या, पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल डालते हैं। ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब ईएमएफ क्या होगा, अगर मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ हमें वोल्टमीटर में डेविएशन शो होगा, तो हमारा जो सेल का ओवरऑल जो वोल्टेज है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। तो लिखेंगे यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट, ये क्या होता है, वोल्टेज आउटपुट ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, जो गैल्वेनिक सेल है वो वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कैथोड और एनोड है उसके बीच में क्या क्या जनरेट हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। तो हम लिखेंगे गैल्वेनिक सेल वर्क्स ड्यू to potential difference between cathode and एनोड। कैथोड और एनोड के बीच में क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ बोल रहे हैं। ठीक है, उसी की वजह से जो सेल है वो हमारा क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जो ई सेल होगा, जो हमारा ईएमएफ ऑफ सेल होगा वो क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन, और जो रिडक्शन का पोटेंशियल होगा वो, उन दोनों का क्या होने वाला है, सम होने वाला है, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ठीक है, अब ई सेल जो है वो ऑक्सीडेशन को मैं, क्योंकि हमने ये बात कही थी क्या कि हम स्टैंडर्ड जो लेते हैं वो किसको लेते हैं, रिडक्शन को लेते हैं, किसको लेते हैं, रिडक्शन को। तो ये तो रिडक्शन ही है, पर ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऑक्सीडेशन है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रिडक्शन में। अगर रिडक्शन में कन्वर्ट करूँगी तो क्या करूँगी, ई ऑक्सीडेशन को हम एज इट इज रहने देते हैं, इसको अगर मुझे रिडक्शन में करना है तो क्या करना था, साइन चेंज करना था, साइन चेंज कर लिया, ये लो नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया, ई ऑक्सीडेशन तो था ही, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रिडक्शन में। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, ई रिडक्शन जो था ही। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ऑक्सीडेशन जो था वो किस पे हो रहा था, एनोड पे कि कैथोड पे, किस पे हो रहा था, एनोड पे। तो ई सेल जो हो जाएगा वो क्या होने वाला है, नेगेटिव। इसको ई ऑक्सीडेशन को मैं क्या लिख रही हूँ, ई ऑफ एनोड, ई ऑफ एनोड। क्या रिडक्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, रिडक्शन, रिडक्शन ही ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिडक्शन हो रहा था वो किस पे हो रहा था, कैथोड पे, तो मैं इसको ई ऑफ कैथोड लिख सकती हूँ क्या। इसको हमने, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा था, एनोड पर, तो मैंने एनोड लिख दिया। उधर था रिडक्शन, रिडक्शन किस पे था, कैथोड पे,
तो ई सेल का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। क्या बनेगा, जो पोटेंशियल है वो किसका, कैथोड का और एनोड का। आया समझ में? ठीक है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड बन गया अपना रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर स्टैंडर्ड हो, अगर हमारा क्या हो, अच्छा ये कैथोड और एनोड का क्या लेना है हमें, रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसिडर करने हैं। क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसिडर करने हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब इन स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, ई नोड सेल इज इक्वल्स टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड। सारे क्या हो गए, स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख लिए। तो ये हो गया हमारा ई नोड सेल हो गया। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने लिखा था वो क्या था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है क्या गैल्वेनिक सेल में, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा, हमारा जो ई सेल है, ये जो ई सेल है ये हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर हमारा ई सेल जो है वो नेगेटिव आया, पॉजिटिव मीन्स हम ऐसे इसको ले सकते हैं कि ई सेल जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कुछ भी लिखो, ई सेल ग्रेटर देन 0 और ई सेल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ई सेल नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो रही है। आया समझ में, आ गया समझ में? तो किसी भी सेल का अगर मुझे ईएमएफ निकालना है तो मैं इस तरह से उसका ईएमएफ निकाल सकती हूँ। आया समझ में? ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा वो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने आज शुरुआत की थी क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से। क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है, जहाँ पे रिडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है, प्रिवेंट करता है और मैकेनिकल मिक्सिंग से बचाता है। ठीक है, फिर हमने नोट में 2 चीज़ें लिखी थी कि एक्चुअल में हम कौन सा सॉल्ट लेंगे सॉल्ट ब्रिज में। तो हमें ऐसा सॉल्ट लेना है जिसमें आयनिक मोबिलिटी जो हो कैटायन और एनायन की वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, ये लेंगे। फिर हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल में डैनियल सेल की पूरी मैकेनिज़्म, कैसे इसकी मैकेनिज़्म होती है, कैसे रिएक्शंस होती है, वो हमने पूरा अच्छे से आज पढ़ा। ठीक है, फिर 2 सर्किट होते हैं, एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे हम सेल रिप्रेजेंट, किसी भी सेल की हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो बीच में हमें लिखना होता है क्या, सॉल्ट ब्रिज, इस तरफ एनोड उस तरफ कैथोड। सॉल्ट ब्रिज के जस्ट पास में कौन आते हैं, आयंस आते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज को और सेल रिप्रेजेंटेशन को मेंशन करने वाले हैं। 2 अलग अलग फेज हैं तो कॉमा से सेपरेट करेंगे, सेम फेज है तो किससे, 2 अलग अलग फेज है तो स्लैश से या एक सिंगल लाइन से सेपरेट करेंगे, और अगर सेम फेज है तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। फिर हमने क्या निकाला, ईएमएफ निकाला, और ईएमएफ जो आया वो क्या आया, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।